हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 2 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बना है। ठीक है, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बना है। ठीक है, अब भारत टोटल 8वीं बार यानी कि कौन सी बार यह बना है? तो यह अब की बार जो बना है 8वीं बार इसका सदस्य बना है। भारत के अलावा कुछ और देश भी हैं जो अस्थायी सदस्य बने हैं, वह कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको, यह देश हैं जो भारत के साथ साथ अस्थायी सदस्य भी बने हैं। टोटल भारत के साथ साथ यह सदस्य बने हैं। ठीक है, अच्छा, जो यूएनएससी है इसमें 5 स्थायी सदस्य भी होते हैं। कौन से 5 स्थायी सदस्य भी होते हैं? वह कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। कौन से? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, यह 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अब यूएनएससी की बात हो रही है तो इसकी बात कर लेते हैं। यूएन की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। अभी इसके वर्तमान में इसके कौन से यानी कि जो प्रमुख हैं वह कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और वह किस देश से बिलोंग करते हैं, यानी वह किस देश से आते हैं? तो पुर्तगाल से आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो यूएनएससी है इसमें टोटल 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, जो यूएनएससी है इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 192 कितने? 192 देश इसमें शामिल हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन में 192 देश शामिल हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। जो यूएनएससी है इसमें इसकी अध्यक्षता भारत अगस्त में करेगा, यानी कि अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। उम्मीद है आप लोग इतने सारे पॉइंट अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के किस शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर रांची में, यानी कि झारखंड का रांची शहर है उसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। अब झारखंड के रांची में किया है तो झारखंड को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही झारखंड है। क्या है? झारखंड। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आप लोगों को कुछ दिनों पहले मैंने क्वेश्चन कराया था झारखंड से जुड़ा हुआ। झारखंड ने जो 50,000 रुपये तक का ऋण था, किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण था, वह माफ करने की घोषणा की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है। तो इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने यह घोषणा की है जो गरीब लोग हैं उनके लिए भारत के 6 राज्य ऐसे चुने गए और उन 6 राज्यों के 6 शहर ऐसे चुने गए जहां पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट किया जाएगा। उसमें गरीबों के लिए मकान यानी कि जो फ्लैट है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, जो लगभग 315 वर्ग फीट का होगा। कितने? 315 वर्ग फीट का होगा, जिसमें 1 बेडरूम वाला वह फ्लैट होगा। ठीक है, और ये जो फ्लैट बनाए जाएंगे यह पर्यावरण को देखते हुए बनाए जाएंगे, यानी कि इनमें जो लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी वो लाइटिंग जमीन से यानी सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी, वह सोलर पैनल से दी जाएगी। ठीक है, अच्छे, जो 6 राज्य थे उनके 6 राज्यों के कौन कौन से शहरों में है लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो है मध्य प्रदेश का इंदौर। किसका? मध्य प्रदेश का इंदौर। गुजरात का राजकोट, तमिलनाडु का चेन्नई, झारखंड का रांची, त्रिपुरा का अगरतला और यूपी का लखनऊ। इन 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। इसके तहत लगभग 1008 कितने? 1008 हाउस बनाए जाएंगे, यानी कि जो घर बनाए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कॉन्सुलर एक्सेस समझौता खबरों में है, यह भारत और किस देश के बीच है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान, यानी कि कॉन्सुलर एक्सेस समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब पाकिस्तान के बीच में है तो पाकिस्तान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो हल्का सा ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही पाकिस्तान है। ठीक है, यह पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के
प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। अब ये काउंसलर एक्सेस समझौता क्या है? तो इसके तहत यानी कि यह कब हुआ था? तो यह 21 मई 2008 को, कब? 21 मई 2008 को यह समझौता हुआ था। इसके तहत यह घोषणा की गई थी, यानी कि जो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार है, इसके तहत यह घोषणा की गई थी कि साल में 2 बार, कब? साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई के लिए, कब? 1 जनवरी और 1 जुलाई के लिए एक सूची दोनों लोग आपस में जारी करेंगे, जिसके तहत यह घोषणा की जाएगी कि भारत के कितने नागरिक पाकिस्तान में कैदी हैं और पाकिस्तान के कितने नागरिक भारत में कैदी हैं। ऐसी एक सूची यानी कि लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि भारत के कितने नागरिक पाकिस्तान में कैदी हैं और पाकिस्तान के कितने नागरिक भारत में कैदी हैं। तो इस बार यह सूची जारी की गई है। तो इसके तहत पाकिस्तान ने बताया कि 319 नागरिक, कितने? 319 भारतीय जो हैं वो पाकिस्तान में कैदी हैं, जिसमें 49 आम नागरिक हैं। कितने? 49 आम नागरिक हैं, पाकिस्तान ने बताया है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, इस बार जो डाटा जारी किया गया वो पहले पाकिस्तान ने जारी किया। तो पाकिस्तान ने बताया कि 319 भारतीय कैदी हैं पाकिस्तान में कैद, जिसमें 49 आम नागरिक और लगभग 370 मछुआरे हैं। कितने? 370 मछुआरे हैं। भारत ने भी लिस्ट जारी की, तो भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के लगभग 340 नागरिक भारत में कैद हैं। कितने? 340 नागरिक भारत में कैद हैं, जिसमें 263 आम नागरिक, कितने? 263 आम नागरिक और लगभग 77 मछुआरे हैं। कितने? 77 मछुआरे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। यही काउंसलर एक्सेस समझौता है, ठीक है, और जो कब हुआ था? 21 मई 2008 के दोनों सरकार के बीच। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने किस कंपनी की वैक्सीन को सूचीबद्ध कर दिया है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है? तो इसकी आंसर है फाइजर एंड बायोटेक। WHO ने फाइजर एंड बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को सूचीबद्ध कर दिया, यानी उसे आपातकालीन के इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब WHO ने दिया है तो WHO की बात कर लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई WHO की? तो 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रमुख कौन है अभी? टेड्रोस अधोनोस। कौन है? टेड्रोस अधोनोस। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जो फाइजर एंड बायोटेक है कि जो कोरोना वैक्सीन है उसे सबसे पहले आपातकालीन यानी कि उसकी मंजूरी देने वाला कौन था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन में फाइजर एंड बायोएनटेक की जो कोरोना वैक्सीन थी उसे अपनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है विदेश मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है। दरअसल इसमें यह कहा गया है, जो हमारा विदेश मंत्रालय उसने कहा है कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं बट उन पर नागरिकता भारत की है। क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को फिर से समझना। जो लोग विदेश में रहते हैं यानी फॉरेन कंट्री में रहते हैं बट उन पर नागरिकता भारत की है, तो ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अभी वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है आसाम ने। किसने? रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किया है। अब आसाम ने किया है तो आसाम को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। क्या है? आसाम, ठीक है। आसाम की बात कर लेते हैं। तो आसाम की सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। वर्तमान में सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी, ठीक है। अब आसाम से आप लोगों को मैंने अभी क्वेश्चन कराया था कि आसाम सरकार ने यह घोषणा की है जो मदरसे हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में बदला जाएगा। किसमें? जो मदरसे थे उन्हें जो सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती थी उन्हें बंद करके उन्हें सरकारी स्कूलों में बदला जाएगा। और बोडो को, जो बोडो भाषा थी उसे आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त की जाएगी। किससे? बोडो भाषा को लिए, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर यह ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। इसका उद्गम स्थल क्या है ब्रह्मपुत्र नदी का? तो इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में, मानसरोवर पे।
कहाँ पर? तिब्बत में मानसरोवर पर। और इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नाम से जानते हैं। किससे? सांगपो नाम से। और इसकी लेंथ कितनी है? तो यह 2900 मीटर की। कितने? 2900 मीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, अब 2900 किलोमीटर की, सॉरी कितने? 2900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, भारत में यह कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसके द्वारा भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? तो सियांग नाम से जानते हैं। किससे? सियांग नाम से जानते हैं। ठीक है, और आसाम होते हुए, और आसाम में किस नाम से? इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। आसाम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश होते हुए आसाम की बांग्लादेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसे जमुना नाम से जानते हैं। किससे? जमुना नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्लभ प्राणी पेंगोलिन के लिए सुरक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, दुर्लभ प्राणी पेंगोलिन के लिए सुरक्षा कवच बनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने की है। तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र, और जो दूसरी इमेज में दिख रहा है यही पेंगोलिन है। कौन है? पेंगोलिन। ठीक है, जो पेंगोलिन प्रजाति है इसे आप जो भारतीय संविधान में वन्य जीव अधिनियम 1972 है। कौन सा? भारतीय संविधान में वन्य जीव अधिनियम 1972 है, उसकी अनुसूची 1 में रखा गया है। इस पेंगोलिन के लिए भारतीय संविधान के वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। और इसे जो रखा गया है यह विलुप्त प्रजाति में के कगार पर है, यानी कि इसे विलुप्त की श्रेणी में रखा गया कि यह विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके संरक्षण के लिए जो महाराष्ट्र सरकार है उसने सुरक्षा कवच बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अब महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, जो पेंगोलिन है इसे चाइना और वियतनाम में बहुत ही चाव से खाया जाता है, यानी कि इसका मांस बहुत ही ज़्यादा बिकता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड का सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है सुनीत शर्मा के लिए रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही सुनीत शर्मा है, और इन्हें ही रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। आप लोगों को कुछ रेलवे बोर्ड से संबंधित जानकारी दे दूं मैं। सर्वप्रथम भारत में जो रेल चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? तो यह 1958 में चलाई गई थी, सॉरी 1853 में चलाई गई थी। कब? 1853 में चलाई गई थी। और प्रथम ट्रेन जो चलाई गई थी भारत में वह कब से कहाँ तक चलाई गई थी? तो यह मुंबई से पुणे के लिए, कहाँ से? मुंबई से पुणे के लिए चलाई गई। तो किसके, यानी जो वायसराय उस टाइम था भारत में वो कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कब? 1853 में। अब ये जगह लेंगे तो किसकी, यानी कि जो सीईओ हैं बनेंगे ये किसकी जगह पर बनेंगे? तो बीके यादव की जगह पर। किसकी? बीके यादव की, जो वर्तमान में सीईओ होते हैं उनकी जगह पर अब यह कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को क्वेश्चन कराया था कि भारत सरकार के द्वारा, यानी जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 100वीं किसान रेल सेवा शुरू की गई थी। कौन सी? 100वीं। वह कहाँ से कहाँ तक थी? महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक के लिए। कहाँ से? पश्चिम बंगाल तक के लिए। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है लुईस हैमिल्टन के लिए। किसके लिए? लुईस हैमिल्टन के लिए। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही लुईस हैमिल्टन। और यह कौन है? यह फार्मूला 1 रेस जो होती है उसके यह एक ड्राइवर है, यानी कि जो फार्मूला 1 रेस होती है उसके एक चैंपियन है। और यह लगभग 7 बार फार्मूला 1 रेस जीत चुके हैं। कितने? 7 बार फार्मूला 1 रेस जीत चुके हैं। इनके लिए इसीलिए ब्रिटेन सरकार के द्वारा, यानी कि जो ब्रिटेन देश है उसके द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ठीक है, और यह वर्ल्ड चैंपियन है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, यानी ब्रिटेन के द्वारा किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उनके लिए सन 1913 में, कब? यानी जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनके लिए सन 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और वह किस लिए दिया गया था? तो उनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था।
उन्होंने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी? तो 1919 में। कब? 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो उसके यानी कि उसके याद में, यानी कि उसके उपलक्ष्य में उन्होंने जो जलियांवाला कांड हुआ था उसके लिए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में जेलों में रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है हरियाणा में जेलों में रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की गई है। हरियाणा में की गई, तो हरियाणा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है, ठीक है। अब हरियाणा सरकार के द्वारा की गई, तो हरियाणा को मैप में देखते हैं। ये रेड पार्ट है, वही हरियाणा है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। दरअसल जो हरियाणा की जेल हैं उनमें एक फाउंडेशन कार्य करता है, यानी कि जो कैदी है हरियाणा की यानी हरियाणा की जेलों में बंद उन कैदियों के विकास के लिए एक संस्था कार्य करती है जिसका नाम है तिनका तिनका फाउंडेशन। क्या नाम है? तिनका तिनका फाउंडेशन। उसके द्वारा यह पहल शुरू की गई कि जो जेल हैं उनमें रेडियो स्टेशन बनाए जाएं, और उन रेडियो स्टेशनों का नाम क्या रखा जाएगा? तिनका जेल रेडियो। क्या रखा जाएगा? तिनका जेल रेडियो। अभी हरियाणा के 3 शहरों में, यानी जो हरियाणा के 3 शहर हैं उनकी जेलों में यह शुरू होने की घोषणा की गई है। वह कौन कौन से? अंबाला, पानीपत और फरीदाबाद। कौन से? अंबाला, पानीपत और फरीदाबाद की जेलों में यह रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है बी के यादव। प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही बी के यादव है। और यही अभी तक रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे, यानी कि सीईओ बने थे, वो यही थे, बी के यादव। इन्हें ही अब प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।